भाई बच्चों गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कल छुट्टी की थी, मतलब थर्सडे को छुट्टी की थी, ये उसके लिए बैकअप क्लास में आपको दे रहा हूं। वीडियो देखना, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा। चलो भाई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा, सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को एडजॉर्प्शन नाम का टॉपिक खत्म करवा दिया था। अब एडजॉर्प्शन टॉपिक खत्म होने के बाद फिर मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया था कोलाइडियल सॉल्यूशन, और मैंने कहा था कि आप कोलाइडियल सॉल्यूशन वर्ड यूज करो या कोलाइडियल सोल, बात एक ही होती है। अब जो बच्चा ये वीडियो शायद पहली बार देख रहे हैं उसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। देखो, आप जो सॉल्यूट लेते हो, अगर उस सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप कोलाइडियल सॉल्यूशन का नाम दोगे। मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, उन्हें कोलाइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। ये पहली बात तो ध्यान में रखना। फिर मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। मैंने टॉपिक शुरू करवाया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। एंड ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें 3 तरीके से क्लासिफिकेशन था। एक तो था फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेस का मतलब है सॉल्यूट और डिस्पर्शन मीडियम का मतलब है सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट के बाद फिर मैंने एक और कराया था इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। यार इसके बेस पे आपको मैंने लायोफिलिक और लायोफोबिक नाम के 2 सॉल्यूशन बताए थे। तो भैया ये टॉपिक हम अभी तक पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। अब इसके आगे मुझे तीसरा टॉपिक स्टार्ट करना है, तो तीसरा क्लासिफिकेशन सुनो। क्लासिफिकेशन में 2 क्लासिफिकेशन हमने कर लिए, अब मैं आपको तीसरा क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं। तो भाई ये टॉपिक बहुत काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कोलाइडियल सॉल्यूशन जो टॉपिक होता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके क्वेश्चन जो हैं एप्लीकेशन बेस्ड काफी सारे लाइफ में यूज भी होते हैं। टॉपिक का नाम है नंबर 3, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन on the basis of size of particle। इस कैटेगरी में हम 3 टाइप के कोलाइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। आपने जो सॉल्यूट यूज किया है उस सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज कितना है, इसके बेस पर 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडियल सॉल्यूशन, दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडियल सॉल्यूशन एंड तीसरा एसोसिएटेड कोलाइडियल सॉल्यूशन। और भैया इन तीनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप इस टॉपिक पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। मल्टी मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन एग्जांपल, मैक्रो मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन एग्जांपल, एसोसिएटेड की डेफिनेशन और एग्जांपल, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने साबुन अपनी लाइफ में हर रोज यूज किया होगा। आप साबुन को जब रब करते हैं तो उससे झाग बन जाती है। उन झाग की भी अपनी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, वो आप इस कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। आपने कभी सुना होगा कि हम किसी मेटल के सॉल्यूशन को यूज करते हैं, जैसे सोने का पानी आप लोगों ने सुना होगा। क्या होता है कि जिन लोगों का सुनार का काम होता है, ज्वेलरी का काम होता है, वो लोग क्या करते हैं कि कुछ मतलब मेटल लेते हैं, किसी भी टाइप की मेटल, और उस मेटल के ऊपर सोने का पानी चढ़ा देते हैं, तो वो सोना जैसा दिखने लग जाता है। काफी सारे लोग ऐसा काम करवाते भी हैं। तो ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं, इन बातों का इनसे लेना देना है जो मैंने यहां पे हेडिंग लिखी हुई है। चलो, इसमें सबसे पहली हेडिंग लिखिए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडियल सॉल्यूशन। आप कोलाइडियल सोल वर्ड यूज करें या सॉल्यूशन वर्ड यूज करें, बात एक ही है। सबसे पहली बात, अपने दिमाग में ये सारे बच्चे फिक्स रखें
कि कोलाइडियल सॉल्यूशन उन्हें कहा जाता है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। यह कंडीशन आपकी फॉलो होनी जरूरी है, इस बात को आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा। आप सुनो जरा, मल्टीमॉलिक्यूलर, ये मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने किसी लिक्विड को फिल कर लिया। अब मैंने ये जो लिक्विड लिया है, इस लिक्विड को हम यहां पे नाम देते हैं डिस्पर्शन मीडियम। आप इसे डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। ये जो डिस्पर्शन मीडियम होता है, इसको दूसरी भाषा में आप सॉल्वेंट भी कहते हैं। और इसको डिनोट किससे करना है? मैं इसको DM से शॉर्टकट में लिखूंगा, मतलब पूरा नाम लिखने की जगह मैं शॉर्टकट में DM लिख दिया करूंगा। अब हमने इसके अंदर बाहर से ऐड किया सॉल्यूट। जो सॉल्यूट होता है उसको यहां पे हम क्या नाम देते हैं? सॉल्यूट को हम यहां पे नाम देते हैं डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज को मैं शॉर्टकट में DP से डिनोट कर रहा हूं। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये जो सॉल्यूट का पार्टिकल है, इसका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है। अगर मैंने डिस्पर्स फेज को इसमें ऐड किया और डिस्पर्स फेज का पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल चारों तरफ इस लिक्विड में फैल गए। और छोटे छोटे पार्टिकल जब लिक्विड में चारों तरफ फैल गए तो आप कहेंगे जी कोलाइडियल सॉल्यूशन नहीं बना, क्योंकि कोलाइडियल सॉल्यूशन में पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो भैया कोलाइडियल सॉल्यूशन तो नहीं बना, कारण आपको समझ में आ गया कि क्यों नहीं बना? बिकॉज उसका साइज जो है 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होना था। तो अभी इस वक्त क्या आप इसको कोलाइडियल सॉल्यूशन नाम देंगे? नहीं, आप कहेंगे ये कोलाइडियल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आपने पार्टिकल को इसमें डाल के छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही आप इसको पार्टिकल में रखकर छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर बाद इसमें एक छोटा सा चमत्कार होगा। और मेरा क्या चमत्कार होगा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल चारों तरफ बिखरे हुए थे, ये एक दूसरे के पास पास आना शुरू करेंगे। ये कहेंगे कि एकता में शक्ति है। ये छोटे छोटे पार्टिकल आपस में ऐसे जुड़ते चले गए। और जब ये छोटे छोटे पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, तो फिर तो बड़े साइज का पार्टिकल बन जाएगा। पहले पार्टिकल छोटे साइज के थे, अब ये पार्टिकल आपस में जुड़ते चले गए, एक बड़े साइज का पार्टिकल बन गया। तो जब ये छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ जाएं और एक बड़ा पार्टिकल बन जाए, तो अब ये जो पार्टिकल बना है ये 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। भाई अब तो आप इसे कोलाइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं ना। अब आप इसे कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि इसका नाम देखो क्या लिखा है, मल्टी। मल्टी यानी बहुत सारी, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ने से ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इसे मल्टी मॉलिक्यूलर कहा जाएगा। तो बात सबको समझ में आ चुकी है कि एक अकेला पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा था, लेकिन जब छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ गए तो एक बड़ा पार्टिकल बना जो कि 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। अब ऐसा होता किसके अंदर है? ऐसे कौन से एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है गोल्ड सॉल्यूशन। गोल्ड सॉल्यूशन के अलावा सिल्वर सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन, सिल्वर सॉल्यूशन, प्लैटिनियम सॉल्यूशन एटसेट्रा। जितने भी मेटल के सॉल्यूशन होते हैं, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम का और भी किसी भी टाइप के मेटल का, जितने भी मेटल के कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं, वो सारे के सारे सॉल्यूशन इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो भैया मल्टी मॉलिक्यूलर का मीनिंग मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जहां पे छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ते जाएं और फिर जो बड़ा पार्टिकल बने वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। और इसमें ये पार्टिकल आपस में जुड़ते क्यों हैं, शायद ये बात किसी के दिमाग में आ रही हो। पार्टिकल एक्चुअली में ये पार्टिकल ऐसा नहीं कि आपस में पहले से जुड़े नहीं हो सकता है कि पहले से भी जुड़े हुए हो। मतलब जब हमने इसके अंदर ऐड किया तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक एक पार्टिकल हमने अलग अलग करके डाला था, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल पहले से भी जुड़े हुए हो।
इनके पास आने की वजह होता है मेटल के पार्टिकल को अट्रैक्ट करना, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, या फिर मेटल का एक एटम मेटल के दूसरे एटम को अगर सिंपली टच कर रहा है तो वैन डेर वाल्स फोर्स भी बन सकता है, राइट। तो वेल उसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे कि आपस में एग्रीगेट कैसे होते हैं, ये किस तरीके से जुड़ते हैं। तो फिलहाल मल्टी मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन सबको क्लियर है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सिंगल पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा था, लेकिन जब छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ जाएं तो जो बड़ा साइज का पार्टिकल बनेगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में होगा। चलिए अब जरा इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, इसको मैं मिटो देता हूं। लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो मल्टी मॉलिक्यूलर की। दीज आर द कोलाइडियल सोल इन विच many disperse phase particle aggregate together to form colloidal soul particle। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात आपको बता दूं, मल्टी मॉलिक्यूलर में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डिस्पर्स फेस की कंसंट्रेशन कम ली है या कंसंट्रेशन ज्यादा ली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे ही डिस्पर्स फेस को ऐड करेंगे पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, चाहे कंसंट्रेशन कम हो या कंसंट्रेशन ज्यादा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज आप सबसे पहले दिमाग में फिक्स रखना कि पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे जरूर, बेशक जुड़ने में टाइम लग जाए, पर कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता, राइट। तो ये चीज मैं अलग से आपको ऐसे बता रहा हूं, देयर इज नो रोल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस के पार्टिकल की कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये तो था हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडियल सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी, मीनिंग समझा दिया। अब लिखो मैक्रोमोलिक्यूलर। मैक्रोमोलिक्यूलर के नाम से ही इसका मीनिंग पता चलता है कि मैक्रोमोलिक्यूलर का मतलब क्या होगा। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडियल सॉल्यूशन, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडियल सॉल्यूशन। भाई मैक्रो का मतलब क्या है? लार्ज। मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल, ऐसे कोलाइडियल सॉल्यूशन जिनके पार्टिकल, जिसमें सॉल्यूट लार्ज साइज का होता है। मतलब मैक्रोमोलिक्यूलर ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें पार्टिकल पहले से ही इस रेंज के अंदर हो। अगर पार्टिकल का साइज ऑलरेडी इस रेंज के अंदर आ रहा है, 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में आ रहा है, ऑलरेडी इसी रेंज के अंदर आ रहा है, तो फिर हम उसे मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडियल सॉल्यूशन कहना शुरू कर देते हैं। जैसे ये आपके पास था डिस्पर्शन मीडियम। अभी डिस्पर्शन मीडियम में आपने इसके अंदर बाहर से ऐड किया डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है वो बड़े साइज का है। ये जो मैं इसमें ऐसे फाइबर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये जो मैं फाइबर बना रहा हूं, ये एक अकेला फाइबर 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़े, क्योंकि एक अकेला सॉल्यूट ही खुद अपने आप में बड़े साइज का होता है। तो इन दिस केस मैक्रोमोलिक्यूलर में पार्टिकल को पास पास आने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब एग्रीगेट होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस कैटेगरी का एग्जाम्पल होता है स्टार्च का सॉल्यूशन। इस कैटेगरी का एग्जाम्पल होता है स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन यानी स्टार्च सोल, या फिर सेलुलोज का सॉल्यूशन यानी सेलुलोज सोल। स्टार्च को पानी में डालो, सेलुलोज को पानी में डालो, ये इस कैटेगरी का एग्जांपल हो जाएगा। अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं भैया जो काफी बड़े साइज के हो? आंसर है पॉलीमर। पॉलीमर का नाम जरूर सुना होगा, वैसे तो पॉलीमर नाम का एक चैप्टर आपके सिलेबस में था, पर इस साल से वो डिलीट हो चुका है। पॉलीमर क्या होता है कि जहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी सी चेन बनाते हैं, आप उन्हें पॉलीमर कहते हैं।
एक्चुअली में स्टार्च में क्या होता है कि ग्लूकोज 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 एंड ग्लूकोज, ऐसे ग्लूकोज 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 के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। और जब ग्लूकोज 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 के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो ये जो लंबी सी चेन बनती है आप इसे स्टार्च कहते हैं। अगर ये अल्फा ग्लूकोज है तो स्टार्च, और अगर ये बीटा ग्लूकोज है तो सेलुलोज। अब ये अल्फा ग्लूकोज कौन है, बीटा ग्लूकोज कौन है, इसके बारे में हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल में बताऊंगा। तो ये जब ग्लूकोज ग्लूकोज के काफी सारे मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं तो ये जो लंबी सी चेन होती है, इस लंबी सी चेन का नाम क्या होता है, तो स्टार्च। स्टार्च या सेलुलोज खुद अपने आप में काफी बड़े साइज का मॉलिक्यूल होता है। तो स्टार्च या सेलुलोज का पार्टिकल ऑलरेडी इस रेंज के अंदर है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। हम जैसे ही स्टार्च को पानी में डालते हैं और उसको शेक करना शुरू कर देते हैं तो स्टार्च का सॉल्यूशन आसानी से बन जाता है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन है these are the colloidal solution of large molecule. These are the colloidal solution of large molecule like polymer. These are the colloidal solution of large molecule like polymer। और एग्जाम्पल है स्टार्च का सॉल्यूशन या सेलुलोज का सॉल्यूशन। लिखो भैया जल्दी से ना इसको लिखना शुरू करिए, रजिस्टर में लिखते रहिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाते रहना आप सभी। एंड जरा वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूं, वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है, ओके। बीच बीच में बस मुझे ये देखने के लिए जाना पड़ता है कि यार वीडियो तो ठीक चल रही है ना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। क्योंकि देखो यार कैमरामैन भी मैं ही हूँ और आप लोगों की फैकल्टी भी मैं ही हूँ, मतलब वीडियो की शूटिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, तो मुझे बीच में थोड़ा देखना पड़ता है। चलिए वेल, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मल्टी मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूलर क्या होता है। अगर कोई बात क्लियर ना हो तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं एसोसिएटेड कोलाइडियल सॉल्यूशन। एसोसिएटेड कोलाइडियल सॉल्यूशन। एसोसिएट शब्द का मतलब क्या है? एसोसिएट होना मतलब किसी चीज का जुड़ना। एसोसिएटेड कोलाइडियल सॉल्यूशन, एसोसिएटेड कोलाइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसके ऊपर अभी कंपार्टमेंट का कल एक पेपर हुआ था, तो कंपार्टमेंट 12th क्लास बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का। अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। तो पहले इसकी स्टोरी सुनो फिर आपको क्वेश्चन बताता हूं। भाई एसोसिएटेड कोलाइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है सोप इन वाटर, सोप सोल या डिटर्जेंट इन वाटर, डिटर्जेंट सोल। डिटर्जेंट का सॉल्यूशन या साबुन का जो सॉल्यूशन होता है वो एसोसिएटेड कोलाइडियल सॉल्यूशन में आता है। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना, कोई बच्चा मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड में कंफ्यूज ना हो जाए। ये आपने एक कंटेनर में लिया कोई डिस्पर्शन मीडियम, और ये जो डिस्पर्शन मीडियम होता है इसे आप नॉर्मल सी भाषा में क्या कह सकते हैं? सॉल्वेंट। अब आपने इसके अंदर ऐड किया डिस्पर्स फेज, यानी आपने सॉल्यूट ऐड किया। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे अभी भी है कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। भाई अगर डिस्पर्स फेज का पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल चारों तरफ फैल गए, क्या आप इसे कोलाइडियल सॉल्यूशन मानेंगे? नहीं, आप कहेंगे भैया ये अभी कोलाइडियल सॉल्यूशन तो नहीं है। ओके, अगर ये कोलाइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो फिर आप इसे क्या नाम देंगे? आप इसे नाम देंगे ट्रू सॉल्यूशन। हम इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, कोलाइडियल सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे। या ट्रू सॉल्यूशन की जगह आप इसे कह सकते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हम ट्रू सॉल्यूशन उन्हें कहते हैं जहां पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। जैसे आप ग्लूकोज को पानी में डालो, आप नमक को पानी में डालो, या इस कैटेगरी के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं जो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं वो सारे के सारे ट्रू सॉल्यूशन या नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब बच्चा कहेगा जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर में था शायद वैसा ही इसके अंदर हो रहा होगा। बच्चा कहेगा कि डिस्पर्स फेज को ऐड करने के बाद आप छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद छोटे छोटे पार्टिकल आपस में आके जुड़ेंगे। नहीं,
यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। मल्टी मॉलिक्यूलर में कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं था। मैंने कहा था कि जो मल्टी मॉलिक्यूलर होता है इसमें कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता, लेकिन भाई एसोसिएटेड में कंसंट्रेशन का एक अपना रोल है। कंसंट्रेशन से पता चलेगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, कंसंट्रेशन का रोल होता है। मैंने यहां पे जो डिस्पर्स फेज ऐड किया है यार वो थोड़ी कम क्वांटिटी में लिया है। अगर डिस्पर्स फेज कम क्वांटिटी में है तब तो पार्टिकल अलग अलग हैं, उनमें कोई एकता नहीं है, पार्टिकल दूर दूर फैले हुए हैं और आप उसे क्या नाम दे रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन या नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अब हमने क्या किया कि इसमें डिस्पर्स फेज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। आप इसमें डिस्पर्स फेज ऐड करते जा रहे हो। जब आप इसमें डिस्पर्स फेज ऐड करते जा रहे हो तो डिस्पर्स फेज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते करते एक कंडीशन आएगी जब हमारा डिस्पर्स फेज हाई कंसंट्रेशन पे आ जाएगा। इट विल बी एट द हाई कंसंट्रेशन। जैसे ही सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो अब ये छोटे छोटे पार्टिकल अपने आप को इस तरीके से एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना शुरू कर देते हैं। मैंने सिस्टमैटिक वर्ड यूज किया है, ऐसा नहीं है कि इरेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं, एक सिस्टम से, शिष्टाचार से जुड़ते हैं आपस में। कैसे जुड़ते हैं बताऊंगा। लो कंसंट्रेशन पर पार्टिकल अलग अलग थे, पर हाई कंसंट्रेशन पर पार्टिकल आपस में जुड़ गए और इनके जुड़ने के बाद ये जो पार्टिकल बना, अब ये पार्टिकल 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में है और इस पार्टिकल को नाम दिया जाता है मीसेल। नाम तो सुना ही होगा बचपन में। कोई बच्चा इसे मीसेल कहता है, कोई इसे माइसेल कहता है, कोई मिसेल कहता है। आपकी मर्जी है भैया, जो आप इसे बोल लो, बोलने पे कुछ नहीं जाता, भावनाओं को समझना कि एक अकेला पार्टिकल अलग था जब तक कंसंट्रेशन कम है। जैसे ही क्वांटिटी बढ़ गई तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर पार्टिकल आपस में जुड़ते गए और मीसेल नाम का पार्टिकल बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन बना इसका नाम एसोसिएटेड कोलाइडियल सॉल्यूशन है। तो जो काम मल्टी मॉलिक्यूलर में हो रहा था वही काम एसोसिएटेड में हो रहा है। मल्टी मॉलिक्यूलर में भी छोटे छोटे पार्टिकल आपस में आके जुड़ते हैं और एसोसिएटेड में भी छोटे छोटे पार्टिकल आपस में आके जुड़ते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि मल्टी मॉलिक्यूलर में कंसंट्रेशन कम हो या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसोसिएटेड में कंसंट्रेशन एक रोल प्ले करती है। एसोसिएटेड में कंसंट्रेशन कम है तो पार्टिकल अलग अलग हैं और कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पार्टिकल जुड़ जाएंगे। शायद बात सभी को समझ में आ रही होगी। मल्टी मॉलिक्यूलर में कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता, लेकिन एसोसिएटेड में कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है। ओके, अब मैंने कहा कि जब डिस्पर्स फेज की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तभी ऐसा काम होगा, यानी डिस्पर्स फेज की कोई एक ऐसी कंसंट्रेशन होगी जिस कंसंट्रेशन पे पार्टिकल ऐसे जुड़ रहे होंगे। डिस्पर्स फेज की कोई एक ऐसी कंसंट्रेशन होगी जिस कंसंट्रेशन पे पार्टिकल इस तरीके से जुड़ रहे होंगे। तो वो कंसंट्रेशन क्या होगी? उस कंसंट्रेशन को हम शॉर्टकट में सीएमसी कहते हैं। सीएमसी की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सीएमसी से नीचे है तब तो भैया कोलाइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। मतलब अगर कंसंट्रेशन क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन से कम है तो वो ऐसी स्टेज पर होगा। लेकिन जैसे ही डिस्पर्स फेज की कंसंट्रेशन सीएमसी के बराबर या सीएमसी से ज्यादा हो जाए तो फिर कोलाइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी वो कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पर आने के बाद ये पार्टिकल आपस में जुड़कर मीसेल बना लेते हैं उस कंसंट्रेशन को क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन 12th क्लास में 2011 में पूछी गई थी कि क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन क्या होता है। अच्छा, अब ये नहीं है कि ये किसी भी टेम्परेचर पे ऐसा हो सकता है। अगर ये पार्टिकल आपस में जुड़ रहे हैं तो इनके जुड़ने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी तो होना चाहिए जो टेम्परेचर इनके फॉर्मेशन को फेवर करे। वो जो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे ये पार्टिकल इस तरीके से जुड़ सकते हैं उस टेम्परेचर को कहते हैं टीके। और ये जो मैंने टीके वर्ड यूज किया इसका नाम होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर।
वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पार्टिकल इस तरीके से आपस में जुड़ते हैं उस टेम्परेचर को आप क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ऑलराइट, तो ये कल के पेपर में पूछा गया था, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, कंपार्टमेंट 2020 कल के पेपर में आया था कि वो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे मिसेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आंसर आप उसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और डिनोट कैसे कहते हैं, टी बड़ा और जो के लिखना है ना उसके पैरों में लिखना है, मतलब सबस्क्रिप्ट में लिखना है आपने। ऑलराइट, तो चलिए एसोसिएटेड की डेफिनेशन लिखवाता हूं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल का साइज क्या है, उसके बेस पे 3 तरीके से सॉल्यूशन को डिवाइड किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एसोसिएटेड सॉल्यूशन में साबुन कैसे काम करता है, साबुन से कपड़े कैसे साफ होते हैं। ये जितना भी अभी तक मैंने समझाया है, एसोसिएटेड, सीएमसी, क्राफ्ट टेम्परेचर, इन सब की डेफिनेशन वगैरह आपको लिखवा देता हूं पहले। तो पहले एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखो। एसोसिएटेड कोलाइडल सोल आर दोज सॉल्यूशन which act as normal electrolyte at low concentration, and act as colloidal soul at high concentration of dispersed phase। तो भैया ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन कम है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। 2 मिनट। दीज आर द सॉल्यूशन विच एक्ट एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। अगर कंसंट्रेशन कम है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे, और कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो फिर वो काम करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह। और मैंने इस कैटेगरी का आपको एग्जांपल क्या बोला है, एग्जांपल बोला है सोप इन द वाटर एंड डिटर्जेंट इन द वाटर। सोप इन द वाटर एंड डिटर्जेंट इन द वाटर इस कैटेगरी के एग्जांपल है। आगे लिखो, दैट concentration of dispersed phase in associated colloidal soul at and above which micelle start to form is called as critical micelle concentration, That concentration of dispersed phase in associated colloidal solution above which micelle start to form is called as critical micelle concentration। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको सीएमसी की डेफिनेशन लिखवा दी है। अगली लाइन से लिखो, that temperature for associated colloidal solution at which micelle form is called as Kraft temperature, और इसे डिनोट किससे करना है, बाय द सिंबल टी के। तो 3 डेफिनेशन हो गई, एसोसिएटेड, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, हाँ जी, कॉपी सभी ने कर लिया होगा। एक बार वीडियो चेक कर लेगा, ठीक चला है, बहुत ही शानदार क्वालिटी आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, क्राफ्ट टेम्परेचर हो गया, मिसाइल कंसंट्रेशन हो गई। तो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप पढ़ लिए।
हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के 3 टाइप पढ़े। सबसे पहला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट क्या है, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या होता है, और आज की क्लास में हमने पढ़ा कि मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो कि पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग वेरी करते जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लिखना शुरू करें। पहला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन मल्टीमॉलिक्यूलर, डिफाइन मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर and associated colloidal solution. Associated colloidal solution with example. Define multimolecular, macromolecular and associated colloidal solution with example. अगला क्वेश्चन, what is the difference in multimolecular, what is the difference in multimolecular and associated colloidal solution? भाई इसमें डिफरेंस में क्या लिखना है, मल्टीमॉलिक्यूलर में कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता, पर एसोसिएटेड में लो कंसंट्रेशन पे वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है और हाई कंसंट्रेशन पे ही वो कोलाइडल सॉल्यूशन का काम करेगा। मतलब एसोसिएटेड में कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है और मल्टीमॉलिक्यूलर में नहीं पड़ता। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी, what is the similarity in multimolecular and associated colloidal solution? अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी है कि दोनों के अंदर डिस्पर्स फेस के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, पर वो आपस में जुड़ने के बाद एक बड़े साइज का पार्टिकल बना लेते हैं। एंड नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइन CMC। जब भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखता, वो अक्सर CMC लिख के छोड़ देता है। डिफाइन CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर, डिफाइन CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। करो भाई क्वेश्चन लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन लिखवाता हूं कि साबुन कैसे काम करते हैं। आप इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे की बात सुनो। तो लिखिए, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज सोप वर्क, साबुन कैसे काम करता है। यह क्वेश्चन 12th क्लास की एनसीईआरटी के आखिरी चैप्टर में भी दे रखा है। कुछ लोग इसे कहते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप, कोई कहता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप, जो भी आप इसके लिए शब्द यूज करते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि भैया मैलो कपड़ों पे साबुन लगाया या डिटर्जेंट लगाया तो उन कपड़ों से कपड़े से जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, जो डर्ट के पार्टिकल होते हैं, वो कैसे हट जाते हैं, इसकी स्टोरी सुनिए। सुनिए भाई किस तरीके से काम करता है। साबुन जो होता है, हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं RCONA और हम कहते हैं सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। अब भैया फैटी एसिड क्या होता है? बच्चा कहेगा फैटी एसिड मतलब जो फैट के एसिड होते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, बच्चा तो ऐसी कुछ सोचता है। फैटी एसिड ये नहीं कि फैट का एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही फैटी एसिड कहते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5 है तब तो भैया वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन हो जाए 15 16 17 18, कार्बन की चेन बहुत बड़ी हो जाए तो फिर हम उसे फैटी एसिड कहना शुरू कर देते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ही दूसरा नाम फैटी एसिड है। फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या है? RCOH। लेकिन इसमें जो R होगा इसका मतलब क्या होगा? लॉन्ग कार्बन चेन। जब कार्बन की चेन बड़ी होती है तो आप उसे फैटी एसिड कहते हैं। और अगर हम इसका सोडियम के साथ सॉल्ट बना लें तो जो बनेगा वो कहलाएगा साबुन। अब बचेगा डिटर्जेंट में क्या होता है? डिटर्जेंट तो खैर 12th क्लास का बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटर्जेंट की डेफिनेशन में जनरली, वैसे डिटर्जेंट 3 टाइप के होती हैं। डिटर्जेंट की डेफिनेशन में हम यहां पे
फैटी एसिड ऑफ सोडियम, फैटी एसिड की जगह हायर सल्फोनिक एसिड वर्ड लगा देते हैं। सल्फोनिक एसिड के भी होते हैं, क्वाटरनरी अमाइंस के भी होते हैं, अलग अलग टाइप के डिटर्जेंट होते हैं। लेकिन फिलहाल आप सोप के बारे में सुनेंगे। डिटर्जेंट टॉपिक जो है चैप्टर, आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर है। सुनो सोप कैसे काम करता है। आपने साबुन का एक्शन पढ़ने के लिए साबुन को सबसे पहले पानी में डाला। अब जब किसी भी सॉल्ट को पानी में डाला जाए तो सॉल्ट के टूटने से कैटायन अलग बन जाता है और एनायन अलग बन जाता है। तो सॉल्ट टूटा, सॉल्ट के टूटने से एनायन और कैटायन दो चीजें आपकी बन गई। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल बना इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। एंड कार्बोक्सिलेट आयन को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बोक्सिलेट आयन में ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन इसको इंडिकेट कर रहा है और इसको नाम दिया जाता है पोलर हेड। इसको पोलर हेड कहते हैं। और ये जो आर वर्ड है ये कार्बन की चेन है और ये जो आर वर्ड होता है ये नेचर में नॉन पोलर होती है। इसे कहते हैं नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल मतलब ये तो है पोलर और ये है नॉन पोलर। अब ये पोलर और नॉन पोलर 11th क्लास में सिखाते हैं, लेकिन 12th में बच्चे के दिमाग में बस एक छोटी सी बात बैठ जाए, जहां पे प्लस या माइनस का चार्ज आ जाए वो पोलर कहलाता है। ज्यादातर, ऐसा हमेशा नहीं होता। और जहां पे कोई प्लस का माइनस का चार्ज नहीं है वो आपका नॉन पोलर होगा। तो कार्बन 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 की जो चेन होगी, कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होता, इससे कार्बन क्या है? नॉन पोलर। लेकिन ये इस पे माइनस का चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो ये क्या है आपका? ये आपका पोलर है। ओके, तो भैया साबुन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो नॉन पोलर टेल होती है इसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो शब्द का मतलब है पानी और फोबिक का मतलब क्या होता है? रिपेल करना। आप लोगों ने लायोफिलिक और लायोफोबिक पढ़ लिया था ना। एंड पोलर हेड, पोलर हेड का मतलब होता है नेचर में हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो शब्द का मतलब पानी और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, यानी पानी को अट्रैक्ट करने वाला। ओके जी, तो ये आपका हाइड्रोफोबिक है और ये कौन है आपका? ये आपका हाइड्रोफिलिक है। एक्चुअली में ये जो टेल होती है, ये टेल सही बात है नेचर में हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक होने के कारण ये पानी को रिपेल करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका एक छोटा सा कैरेक्टर होता है। ये क्या करता है? जो ऑयल या डस्ट के पार्टिकल होते हैं, ये ऑयल या डस्ट के पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ऑयल या डस्ट के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये काम क्या करेगा? ये पानी को अट्रैक्ट करेगा। और ये किसको अट्रैक्ट करेगा? कपड़े में जो गंदगी होती है, कपड़े में जो मैल सा जमा हो जाता है, जो डस्ट जमा हो जाता है या ऑयल के पार्टिकल जमा हो जाते हैं, ये टेल उसको अट्रैक्ट करेगा। उसके सरफेस पे जाके, ऑयल के सरफेस पे, डस्ट के पार्टिकल पे टेल जाके चिपक सकता है। देखो, ये आप पानी लीजिए और पानी के अंदर आपने क्या मिला दिया? पानी के अंदर आपने मिला दिया साबुन। जैसे ही आप पानी के अंदर साबुन मिलाते हैं, इनसाइड द वाटर आप साबुन मिलाते हैं, तो छोटे छोटे कार्बोक्सिलेट के पार्टिकल नहीं कहेंगे, बड़े बड़े पार्टिकल है वैसे तो ये। हालांकि एक पार्टिकल, कार्बोक्सिलेट का एक पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा है, क्योंकि अगर वो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो लो कंसंट्रेशन पे क्या होगा? नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो क्या बनेगा? एसोसिएटेड कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन। हमने साबुन को जब पानी में डाला और साबुन अगर कम क्वांटिटी में है, साबुन अगर कम क्वांटिटी में है तो उसके पार्टिकल छोटे छोटे दूर दूर फैले हुए हैं। क्या इसे कोलाइडल सॉल्यूशन मानेंगे? नहीं। जैसे ही आपने साबुन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो ये जो पार्टिकल बनते हैं कार्बोक्सिलेट आयन के, वो अपने आप को इस तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर रहे हैं। मैंने कहा था एकदम शिष्टाचार से जोड़ते हैं, सिस्टमैटिक मैनर से जोड़ते हैं। तो ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 4। और जब सोप की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, मतलब जब साबुन के झाग बन गए, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल इस तरीके से जुड़ गए और ये जो बड़ा सा पार्टिकल बना भैया, इसी का नाम है मिसेल। मिसेल आप इसे ही कहते हैं, या जो इसे माइसेल पढ़ना चाहे। तो आप देख रहे हैं कि इन सबकी टेल कहां पे है? सेंटर में। और हेड कहां पे है? सर्क्यूफेरेंस की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। यानी सेंटर में क्या पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी? नो। इस मिसेल के सेंटर में
पानी का मॉलिक्यूल जो है उसके आने के चांसेस कम है। मिसेल के सेंटर में कौन आ सकता है? मिसेल के सेंटर में ऑयल आ सकता है या डस्ट आ सकती है, मतलब यहां पे कोई ऑयल या डस्ट का पार्टिकल होगा, और इसके अराउंड कौन होगा? इसके अराउंड पानी के पार्टिकल होंगे। चलो आपने साबुन का झाग बना लिया, साबुन का सॉल्यूशन बना लिया, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बना लिया। अब जब साबुन बकेट में पानी डाल के आप झाग बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसमें कपड़े डाल के रखते हैं। आजकल तो वॉशिंग मशीन का जमाना है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब घर की लाइट चल गई फिर कपड़े कैसे धोगे, तो आपने जब इसमें कपड़े डाले, ऐसा नहीं है कि कपड़े डालो, साबुन लगा, तुरंत बाहर निकालो और धो के काम खत्म। नो, आप कपड़ों को साबुन के पानी में डालकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट के टाइम तो हर कोई देता ही देता है, क्योंकि मिसेल बनने में समय लगता है। मिसेल ऐसा नहीं है कि भैया जादू की छड़ी है, आपने कपड़ा डाला मिसेल बन गई, कपड़ा साफ, चलो भैया, ऐसे नहीं होता। सुनो, आप किसी भी कपड़े को देखना, अपनी टी शर्ट को, अपनी शर्ट को, अपनी जींस की पैंट को, किसी भी चीज को आप देखना, आप दुनिया जहां के जितने भी कपड़े पहनते हैं उन सभी कपड़ों में इस तरीके से क्रॉस सेक्शंस बने होते हैं। हाँ, अगर आपने प्लास्टिक के कपड़े पहने तो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपके पास जो नॉर्मल कपड़े आप पहनते हैं, जिन्हें हम कपड़ा कह सकते हैं, वो कपड़े जो होते हैं उनके अंदर इस तरीके से काफी सारे क्रॉस सेक्शंस बने हुए होते हैं। कभी कभी होता नहीं कि कपड़े का धागा निकल जाता है तो कपड़ा वहीं से फटना शुरू कर देता है, धागा यानी कपड़े का फाइबर निकल जाता है, तो इस तरीके से कपड़े के अंदर फाइबर बने हुए। अब आप एकदम चमकती हुई कपड़े अपने शर्ट पहन के बाहर निकले, डीटीसी पता नहीं किसी की बस के पीछे जा रहे थे, बस में से काला धुआं निकल गया, तुम्हारी शर्ट पे आके चिपक गया। अब घर पे आके आपने वो कपड़ा साफ करवाना है। जो डस्ट के पार्टिकल हवा में घूम रहे थे, जो पॉल्यूशन के पार्टिकल हवा में घूम रहे थे, जो धूल मिट्टी हवा में घूम रही थी, उसके पार्टिकल बहते हुए आपके कमीज पे, आपके कपड़ों पे टकरा रहे थे, आपके कपड़ों को गंदा कर रहे थे, और उसके पार्टिकल, ये जो क्रॉस सेक्शंस बने थे, इनके अंदर फंसते जा रहे थे। अगर एक दो छोटे छोटे पार्टिकल फंसे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बहुत सारे पार्टिकल फंस जाते हैं तो कपड़ा मैला दिखाई देना शुरू हो जाता है, कपड़ा गंदा दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब साबुन का काम है इन जिद्दी कीटाणुओं को, जिद्दी डस्ट के पार्टिकल को बाहर निकालना। जैसे ही आपने इसके ऊपर साबुन का सॉल्यूशन अप्लाई किया, जैसे ही आपने साबुन का सॉल्यूशन अप्लाई किया, तो इन सभी डस्ट के अराउंड, ये छोटे डस्ट के अराउंड मिसेल के पार्टिकल बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टेल किसको अट्रैक्ट करती है? डस्ट या ऑयल को। तो हर डस्ट के अराउंड मिसेल के फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, और जैसे ही मिसेल का फॉर्मेशन शुरू हो गया तो अब डस्ट के पार्टिकल का बॉन्ड कपड़े के फाइबर से वीक हो जाएगा, लेकिन मिसेल की जो टेल थी उससे स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब आपने कपड़े के ऊपर साबुन का सॉल्यूशन लगा के छोड़ दिया, मिसेल बनने में थोड़ा सा समय लगा, मिसेल बनने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जब इसको साबुन के कपड़े को फिर नॉर्मल पानी के अंदर धोते हैं ताकि उसमें से साबुन का झाग बाहर निकल जाए। जब इसको पानी के साथ धोया जाता है तो ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होता है, ये पानी के साथ बहता हुआ बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव वाला चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है? पानी को अट्रैक्ट करता है, तो पानी के साथ बहता हुआ बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब ये बाहर आ रहा था तो ये जो डस्ट का पार्टिकल था वो भी इसके साथ बाहर चला गया। तो भैया साबुन कपड़े कैसे साफ करता है, आप लोगों को उसकी पूरी केमिकल स्टोरी समझ में आ गई होगी। वैसे आप लोगों ने अक्सर हाथ धोए होंगे साबुन से। चलिए मैं इसको थोड़ा शब्दों में लिखवा देता हूं, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा कहता है गुरुजी इसमें दिक्कत आ रही है, इसको लिखवा दो, तो इसको शब्दों में लिखवा देता हूं आप लोगों को। रिकॉर्डिंग वीडियो का बस एक छोटा सा फायदा ये हो जाता है कि बच्चा अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जब मर्जी देख लेता है, और लाइव के अंदर तो खैर लाइव क्लास तो होनी है। अब नेक्स्ट क्लास आपकी लाइव क्लास ही होगी सैटरडे को। चलो भाई इसको लैंग्वेज में लिखवा देता हूं। साबुन कैसे काम करते हैं, देखो, व्हेन वी ऐड सोप इन वाटर देन it dissociate to produce carboxylate ion RCOO negative and Na+. In carboxylate ion COO negative is पोलर हेड के साथ ब्रैकेट में लिखना है
हाइड्रोफिलिक, एंड कार्बन चेन इज नॉन पोलर टेल, कार्बन चेन इज नॉन पोलर टेल, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखना है हाइड्रोफोबिक, फुल स्टॉप। When we apply this soap solution to dirty cloth, when we apply the soap solution to the dirty cloth, then carboxylate ion start to make micelle around dust and oil particle, full stop। tail of carboxylate ion stick with dust and oil particle, full stop। after passing water, this micelle come out from the cloth, with dust and oil particle, ठीक है। देखो फटाफट लिखो। ओके बच्चों, आप सब ने कॉपी कर लिया होगा। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने ये सीखा कि कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि कोलाइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। अब इसके बाद लिखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रिपरेशन। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं। इसकी प्रिपरेशन में 3 मेथड है। पहला मेथड है केमिकल मेथड। कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाने का फर्स्ट मेथड केमिकल मेथड, और इसमें आप एक केमिकल रिएक्शन लिखना शुरू कर दो। इसको कहता है आर्सेनिक, ए बड़ा एस छोटा। आर्सेनिक ऑक्साइड में से हाइड्रोजन सल्फाइड पास कराओ, गोल्ड AuCl3 इसकी रिएक्शन करवाइए फॉर्मिक एसिड के साथ प्लस एक्वस कंडीशन में फॉर्मिक एसिड के साथ। एंड इसके अलावा अगली रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को पास करा दो हाइड्रोजन सल्फाइड में से। और तीसरा FeCl3 में से जब हम पानी पास कराते हैं और एरो के ऊपर लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके ऊपर वैसे तो मैंने कभी क्वेश्चन बोर्ड में देखा नहीं, मतलब कभी मैंने 12th के पेपर में क्वेश्चन नहीं देखा कि क्वेश्चन है, कभी ऐसे नहीं आया कि आप केमिकल मेथड से कोलाइडियल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, कभी ऐसा नहीं आता। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको उसने इस तरीके से रिएक्टेंट दे दिए और आपको कहेगा कंप्लीट दिस रिएक्शन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। कंप्लीट दिस रिएक्शन में पूछ सकता है आपसे। पहले वाले केस में सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि क्या मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का। यहां पर सल्फर ने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किया या ऑक्सीजन ने सल्फर को किया, बात एक ही है। और ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है आर्सेनिक
सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड सोल। यहां पे जो गोल्ड है वो +3 की ऑक्सीडेशन में है। गोल्ड अपने आप को कन्वर्ट, यहां पे जो गोल्ड है वो +3 में है और ये अपने आप को AU में कन्वर्ट करता है, मतलब +3 से 0 में जा रहा है, +3 से 0 में जा रहा है। एंड प्लस इसके अलावा इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। देखो यहां पे हमारा जो गोल्ड है वो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और यहां पे जो गोल्ड है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब कोई चीज +3 से +0 में जा रही है तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीज होने को आप रिडक्शन कहते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो गोल्ड का यहां पे रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन, सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर गोल्ड का रिडक्शन हो रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये अपने आप को मीथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है पर उसका रिडक्शन हो रहा है। वेल हमें इससे मतलब नहीं है कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या हो रहा है, हमें तो सिंपल एक केमिकल रिएक्शन लिखकर आनी है। और यहां पे जो गोल्ड बना इसको क्या नाम देंगे आप? गोल्ड सोल। सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है सल्फर एंड प्लस वाटर, और ये जो सल्फर है आप इसे बोलेंगे सल्फर सोल। अब लास्ट वाले केस में FeCl3 और पानी की रिएक्शन होगी जिससे बनेगा FeOH का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका नाम है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। आप इसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन फटाफट लिखिए जरा इसको। केमिकल मेथड आपको मैंने बता दिया है। तो आज की ये जो वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, इसके आगे नहीं पढ़ा रहा। जितना मैं रियल क्लासरूम में 1 घंटे में पढ़ाता हूं उससे थोड़ा सा आपको मैंने ज्यादा ही पढ़ा दिया है। ओके, तो बच्चों ये वीडियो आप देख लीजिएगा। अब जो हमारी क्लास कल होगी, मतलब सैटरडे को जो क्लास होगी 3 बजे आप लोग अटेंड करते हैं, उसमें मैं इसके आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ऑलराइट, तब तक के लिए गुड नाइट।